जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे इनबॉक्स क्वेश्चन है जो 2 हैं और उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहला इनबॉक्स क्वेश्चन मैंने इनके सिर्फ आंसर लिखे हैं और इनबॉक्स छोटे छोटे डिब्बे जो बना दिए हुए हैं। व्हाई इज विंड कंपेयर्ड टू अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन? हवा को तबाही का जो देव है, देवता है, बला है, जिन है, उसके साथ क्यों मुवाजना इसका किया गया है? इसका आंसर सुन लें। Wind is compared to a monster of destruction, ये हमने सवाल से ले लिया। As it destroys everything around, इर्द गिर्द की जितनी भी चीजें होती हैं, हर चीज इसको तबाह कर देती है, उसको नुकसान पहुंचाती है, तबाह करती है, इसलिए इसको तबाही का जो है वो जिन या बला कहा जाता है। दोबारा से, Wind is compared to a monster of destruction as it destroys everything around, की सारी चीजों को ये तबाह कर देती है, इसलिए इसको कहा जाता है। नंबर 2 क्या है? एक्सप्लेन करें its center is in truth, इसको जरा कहते हैं एक्सप्लेन करें ये क्या है। तो the phrase its center is in truth means that peace is its reality, कि जो विंड है उसका जो असल मकसद वो क्या है, इसके अंदर छुपी बात क्या है, वो है पीस है, अमन भी है। दोबारा से, the phrase its center is in truth means that peace is its reality। जब हम ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर हमें एक्सरसाइज की जाने बढ़ना है, जहां पे 5 क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अब ये चूंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इसलिए मैंने इनकी नंबरिंग की हुई है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ हम क्वेश्चन ही लिखते हैं, यहाँ आपको आंसर इसके लिख देता हूँ। क्वेश्चन में पढ़ूंगा और आंसर उसका आपको नजर भी आएगा और साथ में पढ़ा भी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज विंड डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा? पहले स्टैंजा में विंड को कैसे बयान किया गया है? इसका जवाब सुन लें। इन द फर्स्ट स्टैंजा विंड हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ डेमन, बला, देव, डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग ऑल अराउंड, destroying everything all around। दोबारा से इसको, in the first stanza wind has been described as a demon destroying everything all around। second question, with what wind is compared in the first stanza में wind को किस चीज से कंपेयर किया गया है? इसका जवाब सुन लें। in the first stanza wind is compared to a demon, it denotes wind a storm, it denotes wind a, ये हवा को एक तूफान की सूरत में जाहिर करता है, बताती है। क्वेश्चन नंबर 3, what is wind doing to all man's work? तेज हवा इंसानों के जो काम है, तकलीफात हैं, उसके साथ क्या सलूक कर रही है? The wind is destroying man's wonderful works, it is leveling houses, buildings, ये घरों को गिरा रही है, इमारतों को गिरा रही है, और इस तरीके से इंसान के जो काम है हैरान कुन, उनको नुकसान पहुंचा रही है, दोबारा से तबाह कर रही है। The wind is destroying man's wonderful works, it is leveling houses, buildings, etc. Question number 4, how does the scene look like when the wind is still? जब हवा थम जाती है, हवा रुक जाती है, तो मंजिल कैसा लगता है? जरा सुन लीजिए। When wind is still, it looks like eternal peace. The sky looks bright and blue. Gentle breeze whispers in the distance. ये सारी की सारी बातें हमने यहाँ लिखी हैं। When wind is still, it looks like eternal peace. The sky looks bright and blue. Gentle breeze whispers in the distance। ये सारी बातें हमने लिखनी है। आखिरी क्वेश्चन है, what comparison is made in the second stanza? दूसरे स्टैंजा में क्या कंपैरिजन किया गया है? देखिएगा जी। In the second stanza wind is compared to a light breeze, एक हल्की हवा, बहुत ही धीमी हवा चलती है, उसके साथ इसका कंपेयर किया गया है। It whispers in low tone like lovers, it whispers in low tone like lovers। इस तरीके से करके हमें आना पड़ेगा। आगे हमारे पास है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव।
तो ज़रा इसको समझना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल होते क्या हैं। उसके बाद एज एन एडजेक्टिव के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे, तो इसको भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास वर्ब की जो हालतें होती हैं, कहते हैं वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। वर्ब की फॉर्म्स होती है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसको बेस फॉर्म कहते हैं। 5 फॉर्म्स होती है वर्ब की। वैसे इस पेज पे आपको हो सकता है 3 का पता हो या 4 का पता हो, तो वर्ब की वैसे 5 फॉर्म्स होती है। पहली फॉर्म, मैंने कोई भी वर्ड लिखा, एक्शन हो, जैसे राइट लिखा मैंने, यहाँ रीड लिख सकते हैं, आप वॉक लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। पहली फॉर्म जो होती है इसको बेस फॉर्म कहते हैं, मैंने लिखा भी उसके नीचे। सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस मैंने लिखा है क्योंकि ये हमेशा एक ही टेंस में इस्तेमाल होती है। पास्ट इंडेफिनिट का अगर सिंपल सेंटेंस हो, नेगेटिव या इंटरोगेटिव ना हो, उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको पास्ट टेंस कहा जाता है। पास्ट टेंस कहा जाता है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है इसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है जो कि पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनती है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। और वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है ये पहली फॉर्म से पहले टू लगाने से बनती है, इसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। अब इसमें से जिस पे हमने फोकस करना है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल है। इनको बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जा सकता है और इस्तेमाल करके उसने हमें बताया है। और आगे हमसे उसने पूछा है चूज़ द अप्रोप्रिएट पार्टिसिपल्स, कि आया कि इन फिल इन द ब्लैंक्स में प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा या पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। तो हमने जो सूटेबल है, मुनासिब है पार्टिसिपल, उसको लगाना है। सबसे पहले द मूवी वॉज रियली इंटरेस्टिंग आ जाएगा, इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग को आप क्लिक कर लेंगे, ए ऑप्शन को। नंबर दूसरे पे है आई थॉट इट वॉज गुड लेक्चर बट आई वॉजेंट वेरी इंटरेस्टेड। सेकेंड में पहले के पहले में इंटरेस्टिंग आ जाएगा और दूसरे में इंटरेस्टेड आ जाएगा। सेकेंड पे आ जाए आवर टाउन इज सो बोरिंग, पहले में बोरिंग आ जाएगा, उसको टिक कर लें। देयर इज़ नथिंग टू डू हेयर, यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग टू डू हेयर। नंबर इसका बी है आर यू ऑलरेडी बोर्ड आ जाएगा, BORED, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल बतौर एडजेक्टिव के इस्तेमाल हुआ है। नंबर थर्ड पे आ जाए हैव यू हर्ड हर लाफ, क्या आपने उसका कह कहा सुना, हंसी की आवाज़ सुनी। इट्स सो एनोइंग, एनोइंग आएगा, एनोइंग, तीसरे के ए में एनोइंग आएगा आपका। नंबर 4 तीसरे का बी आ जाए आई एम रियली annoyed with one of my co-workers, मेरे साथ जो काम करते हैं उनमें से एक से मैं वाकई बहुत नाराज़ हूँ, गुस्से में हूँ। तो annoyed होता है I am really annoyed, ANNOYED। तो नंबर यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल बतौर एडजेक्टिव के इस्तेमाल होगा। आगे है हमारा नंबर 4 पे आ जाए द सिटी वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तो ये यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल बतौर एडजेक्टिव आ जाएगा, वॉज डैमेज्ड आ जाएगा। उसके बाद आ जाए द इंफॉर्मेशन वॉज क्वाइट डैमेजिंग आ जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल बतौर एडजेक्टिव क्या आ जाएगा। नंबर 5 पे आ जाए दिस ट्रीटमेंट इज़ रियली ग्रेट इट मेक्स मी फील सो रिलैक्स्ड आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल बतौर एडजेक्टिव क्या आ जाएगा। और नंबर बी पे है आई डोंट लाइक दैट मूवी आई थॉट इट वाज टू डिप्रेसिंग, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल बतौर एडजेक्टिव क्या आ जाएगा। तो हमने 96 पेज के ऊपर प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को बतौर एडजेक्टिव सही इस्तेमाल किया, फिल इन द ब्लैंक्स की। आपने इसको सर्कल कर लिया या टिक लगा लिया, एक ही बात है। तो अगले पेज पे हमें आना पड़ेगा, यहाँ पे 3 किस्म की फ्रेजेस की वो बात कर रहा है, मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले वो कहते हैं जेरेंड फ्रेज। द जेरेंड फ्रेज इंक्लूड्स द जेरेंड एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरेंड, जेरेंड और उसके बाद वाला जो हिस्सा होता है उसको जो है वो जेरेंड फ्रेज कहते हैं। जो काम जेरेंड का है वही जेरेंड फ्रेज का है। और एनी मॉडिफायर्स रिलेटेड टू द जेरेंड, या जेरेंड के साथ जो भी कुछ लगा होता है मॉडिफायर्स उसके मानी में इजाफा करता है, वो जेरेंड फ्रेज का हिस्सा होता है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल द जेरेंड इज़ बोल्ड एंड द जेरेंड फ्रेज इज़ अंडरलाइंड, जेरेंड उसने बोल्ड किया हुआ है और जेरेंड फ्रेज को उसने अंडरलाइन किया हुआ है। तो जेरेंड फ्रेज जो है वो जेरेंड से शुरू होती है इंक्रीजिंग, और बाद वाला जिसका होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरेंड, ये आपका द हाउस है, तो ये इसके साथ हिस्सा है, ये सारा का सारा ये क्या मिल जाएगा, जेरेंड फ्रेज बन जाएगा। इसी तरह इन्फिनेटिव है, मैं आपको बता चुका हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाएं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। द इन्फिनेटिव फ्रेज इंक्लूड्स द इन्फिनेटिव एंड
द ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव जो है ये इसका हिस्सा बन जाता है। और एनी मॉडिफायर्स रिलेटेड टू द इन्फिनेटिव, या कोई भी मॉडिफायर जो इनके साथ ताल्लुक़ रखता है। तो वो कहता है इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल द इन्फिनेटिव इज़ बोल्ड, जैसे टू डायरेक्ट है, टू डायरेक्ट जो है आपका टू डायरेक्ट ये बोल्ड है, ये आपका इन्फिनेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू है, और सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट है, उससे पहले टू है, ये सारा का सारा आपका होगा इन्फिनेटिव। और द अदर प्लेयर्स जो है जिसका हिस्सा है ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव है, इसको मुकम्मल कर रहा है, ये आपका ये सारा का सारा इन्फिनेटिव फ्रेज में शामिल हो जाएगा। नंबर प्रेपोजिशनल फ्रेज पे आ जाए। प्रेपोजिशनल फ्रेज इंक्लूड्स द प्रेपोजिशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन और एनी मॉडिफायर्स रिलेटेड टू द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद कुछ भी ऑब्जेक्ट आ जाए जो उसके साथ रिलेटेड हो, उसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। तो ये 3 डिब्बों में हमने जेरेंड फ्रेज के बारे में उसने बताया, एक एग्जांपल दी इन्फिनेटिव और प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में जब उसने बता लिया तो फिर हमसे वो एक डिमांड कर रहा है। वो कहता है पेज नंबर 98 के ऊपर, आइडेंटिफाई, शनाख्त करें या पहचानें जेरेंड फ्रेजेस, इन्फिनेटिव फ्रेजेस एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने इस पेज को बहुत अच्छे तरीके से और उसकी बैक वाले पेज को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। अक्सर इनमें से एक जो है वो MCQs आ जाता है और बच्चे कहते हैं कि सर ये कहाँ से आ गया, हमें तो समझ नहीं आई। तो आपको समझ इसलिए नहीं आई कि आपने इसको किया नहीं होगा, तो अब इसको आप अच्छे तरीके से कर लें। मारिया फेल ओवर द कैट, ओवर द कैट, ओवर इसमें प्रेपोजिशन है और द कैट इसका जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है। ये सारी की सारी आपकी प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गई। नंबर C के ऊपर ऑप्शन मौजूद है, आप उसको टिक कर लें। यानी पहला है प्रेपोजिशनल फ्रेज। सेकंड पे आ जाए, द स्ट्राइकर्स, वो जो हड़ताल करने वाले होते हैं, हेल्ड अ मीटिंग, एक उन्होंने इजलास मुनक्किद किया, मीटिंग मुनक्किद की, किसके लिए? टू डिस्कस, बातचीत करने के लिए, द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स, मुलाजमों की शराइत, उनकी जो है मुतालबात के ऊपर बात करने के लिए उन्होंने एक मीटिंग की। तो टू डिस्कस जो है ये यहाँ पर इन्फिनेटिव है और द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर्स जो है ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव है। ये सारा का सारा आपका इन्फिनेटिव फ्रेज बन जाती है। इसको अंडरलाइन कर लें और यहाँ पे नंबर ये ऑप्शन में मौजूद है इन्फिनेटिव फ्रेज। नंबर 3 पे आ जाए, आफ्टर लर्निंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब लर्निंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ये आपका जेरेंड है। द पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरेंड है। द क्लास बिगेन स्टडिंग पंक्चुएशन, क्लास ने पंक्चुएशन को पढ़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जेरेंड फ्रेज की ऑप्शन B में मौजूद है, आप इसको जेरेंड को टिक कर लें। नंबर 4 की तरफ, विल समवन बी हेयर सून, क्या कोई शख्स जल्दी से यहाँ पे होगा दरवाज़ा खोलने के लिए। टू ओपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू है, ये इन्फिनेटिव हो जाता है। द डोर आपका द ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव हो जाता है। टू ओपन द डोर आपका इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाता है। सारा का सारा यहाँ ऑप्शन मौजूद है। नंबर A को टिक कर लें। नंबर 5 पे आ जाए, तलहा विजिटेड टर्की वाइल स्टडिंग द हिस्ट्री। तलहा ने तुर्की आर्ट जो होती है, फ़न जो होता है आर्ट का, उसका मुताला करने के अलावा तुर्की का जो है वो दौरा किया, पढ़ने के साथ साथ उसने ये भी काम किया। तो ये ऑफ प्रेपोजिशन है, टर्किश आर्ट आपका ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है, तो ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। नंबर C ऑप्शन दुरुस्त है। नंबर 6 पे आ जाए, बिफोर पुटिंग टू मच एफर्ट इनटू द प्रोजेक्ट। पुटिंग आपका जेरेंड है और आगे टू मच एफर्ट इनटू द प्रोजेक्ट जो है ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरेंड है। ये आपका जेरेंड फ्रेज बन जाएगी। नंबर B दुरुस्त है। और नंबर 7 पे आ जाएं, डज द कैप्टन वांट अस टू लोअर द सेल्स। सेल्स जो होता है वो जो बादबान होते हैं किश्ती के, पर्दे से होते हैं जिससे हवा पड़ती है और जहाज़ या किश्ती चलती है। लोअर का मतलब उसको नीचा कर देना। टू लोअर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ से पहले टू है और द सेल्स इसका ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनेटिव है। तो ये सारी की सारी फ्रेज इन्फिनेटिव फ्रेज नंबर 7 को टिक कर ले। जब हम ये काम कर लेते हैं तो फिर हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो